नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट टीजीटी पीजीटी का सिलेबस और उसी सिलेबस के अंतर्गत आज के टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकंड कमिंग। दैट इज रिटन बाय W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों कि जो MCQ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होने जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसके थीम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो W.B. ईट्स ने ये द सेकंड कमिंग जो है, आखिर ये टाइटल देने का पीछे इंटेंशन क्या रहा होगा, इसको डिस्कस करेंगे। एनालिसिस करेंगे पोम को, समरी को एनालिसिस करेंगे, पोएम को समरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हर उन सारे व्यू को जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इतना करने के बाद इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे कुछ समझ में आएगी। ठीक है। तो बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगामी BPSC का जो एग्ज़ाम्स होंगे 3.0, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इन्हीं सारे सिलेबस से, PGT और TGT का सिलेबस है। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो एंड नाउ अंत तक देखना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में पोएट के बारे में। अगर W.B. ईट्स जो हैं एक आयरिश पोएट है दोस्तों, और इनका पूरा नाम विलियम बटलर ईट्स है। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी बॉर्न की बात करते हैं तो इनका जन्म 13 जून 1865 को हुआ था। डेथ जनवरी 1939 को हुआ था। ठीक है। ये जो एक काफ़ी ही फेमस आयरिश पोएट थे और एक ड्रामेटिस्ट, साथ ही साथ ये प्रोज राइटर भी रहे हैं 20th सेंचुरी लिटरेचर टाइम का। एक काफ़ी नोटेबल फिगर रहा है। इनकी इम्पोर्टेंस ही, इनके पार्ट जो कंट्रीब्यूशन रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। वी कैन से कि ही वॉज अ नोबेल प्राइज़ विनर इन 1923। इनकी जो जन्म हुआ था ना, सैंडी माउंट में हुआ था जो डबलिन में है, और डबलिन आयरलैंड। और इनकी जो फिर मतलब ये 4 साल वहीं रहे। उसके बाद इनकी फैमिली जो है इंग्लैंड की तरफ मूव करते हैं 1857 में। उसके बाद वहाँ भी नहीं रहे और फिर जब 14 साल के थे तो ये अपने फिर आयरलैंड में आ जाते हैं 1880 में। क्लियर यहाँ तक। इनके बहुत सारे मेजर वर्क्स रहे हैं, जैसे कि द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बैजेंटियम, ईस्टर, द टावर में सेलिंग टू बैजेंटियम को पब्लिश किया गया था, द स्टोलन चाइल्ड। और कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ में है, टोटल जो इनकी लाइफ रहा है उसमें 30 पोएट्री का कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया। चलिए, यहाँ तक समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ देखते हैं पॉइंट को। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी की स्थापना करते हैं W.B. ईट्स। ओके। और ईट्स ने एक एवे थिएटर को ओपन किया था विद द आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी के साथ में। करेक्ट। ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। दोस्तों कि जब ये पोएम लिख रहे थे W.B. ईट्स 1919 में, तो उस समय वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था 1914 से स्टार्ट हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। तो जस्ट एक साल के बाद ये पोम को ये लिख रहे थे। और इनके लाइफ में जो कह सकते हो ना, काफ़ी ज़्यादा वॉर रहा, बहुत ज़्यादा रिवेलियन देखने को मिला है, खून खराबा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पेन इनके अंदर में था, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहने लगे थे, काफ़ी परेशान रहने लगे थे। इसी वजह से इनकी जो राइटिंग में ज़्यादातर इन सारी चीज़ों को देखने को मिलता है, उसका कहीं ना कहीं इनके लाइफ में अफेक्ट किया है। तो ये जब पोएम स्टार्ट हुआ है लिखने की जब स्टार्ट किए W.B. ईट्स, तो उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो चुका था, उसी के अराउंड में लिखा गया।
फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स जो है, ऐसे जो लिटरेरी पर्सन्स हैं, उन्होंने बताया कि जो ये जो राइटिंग है सेकंड कमिंग, तो सेकंड कमिंग कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एंड ब्रिटिश फोर्स। उस समय एक फाइट हो रही थी, ठीक है, जिसको हम एंग्लो आयरिश वॉर कह सकते हैं, गुरिल्ला वॉर, ठीक है। तो उसको कोरिलेट किया बहुत सारे क्रिटिक्स ने, ठीक है। आगे भी देखते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेकंड कमिंग जो पोएम है W.B. इट्स का, ये 1919 में लिखा गया था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसको पब्लिश्ड 1919 में नहीं करवाया गया था। पब्लिश्ड एक द डायल करके एक मैगजीन थी, उसमें नवंबर 1920 को पब्लिश्ड किया गया था। करेक्ट। एग्जाम्स में यहाँ से आपको फंसा सकता है कि लिखा कब गया 1919 में, पब्लिश्ड कब हुआ तो 1920 में। करेक्ट। कहाँ पर? डायल, द डायल मैगजीन में। अगर हम बात करते हैं तो द नेम्ड आफ्टर द क्रिश्चियन, मतलब ये जो नाम है ना सेकंड कमिंग, एक क्रिश्चियन नेम है, और इसमें मेन जो बिब्लिकल्स प्रोफेसी देखने को मिलता है, जीसस रिटर्न टू द अर्थ टू रीजन। मतलब ये कह रहे हैं कि ये इतने वॉर हो चुके हैं, इतने खून खराबा हो चुके हैं, लोग इतने मारे जा चुके हैं, बहुत सारे जो कुछ हुआ है, अब इसके बाद अब इतना अति हो चुका है, तो अब इस अंत को करने के लिए गॉड का जन्म लेना जरूरी हो चुका है। यानी जीसस अब आएंगे, फिर से दोबारा कम बैक करेंगे, तो ये सेकेंड कमिंग, फिर वैसा टाइम आ चुका है कि जीसस को जन्म लेना पड़ेगा। द पोम इज रिटेन इन वेरिएंट ऑन आयाम्बिक पेंटामीटर, ये ध्यान रखेंगे, ये आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विच each line is made of 5 iambic feet, okay, but the poem vary and rips on this form, making its eternal structure not entirely obvious. कुछ कैरेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें एक फैल्कॉन एक पक्षी है जो बाज की तरह होता है, ठीक है। इसमें फैल्कॉन है, फैल्कॉनर है, ठीक है। तो फैल्कॉन जो है यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि सेपरेटेड फ्रॉम फैल्कॉनर, फैल्कॉनर गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और फैल्कॉन जो है एक मतलब गॉड की बनाई वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा समझने की कोशिश करते हैं बाज को, ठीक है। तो आज देखते हैं, रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, यानी फैल्कॉन जो है ये रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी को कर रहा है। बिकेम डिटेच्ड फ्रॉम इट्स गॉड, वही सारे चीज़ें जो गॉड ने बनाया है, इट्स ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैल्कनर जो है एक गॉड है जो सृष्टि को निर्माण किए हैं। सेकेंड कमिंग जो है एग्जैक्टली इट मे बी सैटर द फैल्कनर्स यानी रूलर्स कॉन्ट्रैक्ट विद फैल्कन यानी रूल्ड, लिविंग बोथ स्ट्रैंडेड एंड अलोन। क्लियर यहाँ तक? एक बात उसके बाद आगे करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो कैरेक्टर स्केच पोएट ने दिया है, स्फिंक्स को दिया है, ठीक है। स्फिंक्स जो है एक कह सकते हैं एक जो है सेफ है, जो मतलब एक लायन बॉडी है, और जो हेड है उसका एक मैन का है, ठीक है, जो स्टोन का बना हुआ है। डिस्क्राइब अ स्फिंक्स अ mythological creature that often guards and interest to hidden treasures, ठीक है। ये गार्ड करता है, संरक्षण करता है एक कोई छुपी हुई खजाना को, ऐसा मानना है, एंशिएंट माइथोलॉजी है, ऐसा मतलब ये संरक्षक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसमें जो थीम है ना, बहुत सारे थीम रहा है, वॉयलेंस थीम रहा है, फिर उसके बाद प्रोफेसी थीम रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रोफेसी जो है एक भविष्यवाणी की बात हो रही है, यानी द स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, वो भी एक थीम रहा है। नेक्स्ट जो थीम रहा है साइक्लिकलिटी, ओके। साइक्लिकलिटी का मतलब साइकिल होता है, जो एक मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, अब फिर यहीं पर साइकिल घूमते घूमते फिर यहीं पर पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थीम रहा है क्रिश्चियनिटी रहा है। तो ये सारे थीम रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इस पोएम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट,
turning and turning in the widening gyre. The falcon can't hear the falconer. दोस्तों यहाँ जो फैल्कन जो है ये बाज को कहा गया है, लेकिन इसी फैल्कन को हम इंसान से यानी ह्यूमन बींग्स को शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट। ठीक है। और फैल्कनर जो है दोस्तों, ये फैल्कनर जो है यहाँ पर गॉड को रिप्रेजेंट किया है, गॉड को रेफर किया गया है। तो यहाँ पे इस दो लाइन में ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो फैल्कन है यानी जो इंसान है, जब जीसस ने यानी गॉड ने जब हमें बनाया यानी तो हम उनके कंट्रोल में थे, फिर धीरे धीरे हम उनके कंट्रोल से क्या होते चले गए, हम छूटते चले गए। आज ऐसा आ गया है, ये सभी वॉर वगैरह सब देखने के बाद बोल रहे हैं पोएट कि आज इंसान फैल्कनर की आवाज़ को नहीं सुन रहा, यानी गॉड के अफेक्टनेस को मतलब नज़रअंदाज कर दे रहा है, अब उनकी नहीं सुन रही है। इंसान सब अब क्या हो गया है, कंट्रोल से बाहर हो गया है। ठीक है। अब आगे लाइन में इसी से रिलेटेड वो फिर कहते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कांट होल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कांट होल्ड। इसलिए सारा कुछ इधर उधर तितर बितर हो चुका है और द सेंटर कांट होल्ड। अब जीसस क्राइस्ट का जो मतलब सेंटर मतलब गॉड की बात हो रही है, जो मालिक की बात हो रही है, द सेंटर कांट होल्ड। अब जो जीसस क्राइस्ट के जो कंट्रोल में था वो सारा चीज़ अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। आगे बोलते हैं पोएट, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। दोस्तों यहाँ पर एक एनार्की वर्ड आया है। एनार्की एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ना राजा वहाँ होते हैं, ना रानी होते हैं, ना कोई मोनार्क होता है, कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर जो मन जिसको आता है वो करता है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सिस्टम। जब भी कंट्रोल नहीं होता है चीज़ें तो वहाँ पर जिसको मन करे वो अपने तरीके से करेगा, जिससे सिस्टम तहस नहस हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि इस दुनिया में अब लोग क्या है, अपने मन का कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पर जो शासन नहीं रहा किसी का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की लाइन में पोएट कहते हैं, द ब्लड डीम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। जो ब्लड है मतलब अब क्या हो चुका है, एनार्की तो हो फैल चुकी है। अब एनार्की जब फैल चुकी है तो एक दूसरे को मार रहे हैं, खून की नदियां बहा रहे हैं, ब्लड चारों तरफ खून ही खून है, एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों? तो जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे के लाइन में पोएट कहते हैं कि द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। जो इनोसेंस पीपल है, अब इनोसेंस की बात ही नहीं रहा, कोई भी इनोसेंस नहीं रहा। इनोसेंस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जो इनोसेंस कुछ बचे भी हैं वो अपने आंखें मूंद लिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि उनमें उतना पावर नहीं रहा कि इन सारी चीज़ों को मतलब देख कर नज़रअंदाज कर रहे हैं। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन, ड्राउन मतलब ख़त्म हो चुके हैं। ओके, तो इनोसेंस जो है वो अब सब मतलब एक एरोगेंट बन चुके हैं और खून की नदियाँ बहा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला लाइन में क्या बोल रहे हैं पोएट। द बेस्ट लैक ऑफ ऑल कन्विक्शन, द बेस्ट लैक, द बेस्ट मतलब बहुत अच्छा, लैक मतलब कमी, ऑल कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब उनका कर्म काम, यानी जो अच्छे लोग हैं वो अपने काम अच्छे तरीके से नहीं कर, उनमें कमी आ गई है, अच्छे लोगों की कमी आ गई है। दोस्तों आगे बोल रहे हैं कि वाइल द वोस्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। दोस्तों जबकि जो बुरे लोग हैं, बुरे फुल ऑफ पैशनेट, पैशनेट मतलब तृप्तता और या कुछ करने की जोश बढ़ा देना है, इंथुजियास्ट। ओके, मतलब जो बुरे लोग हैं, जो बुरे बन चुके हैं, उनकी जो तृप्तता है बुरे कर्म को करने के लिए वो बढ़ चुकी है, वो और ज़्यादा मतलब जोश से बुरे काम किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ब्लड बहा रहे हैं इधर उधर सभी जगह। दोस्तों आगे की लाइन में जो पोएट कह रहे हैं कि श्योरली सम रिवोल्यूशंस इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। सेकेंड कमिंग, द सेकेंड कमिंग जो है दोस्तों, यहीं से लाइन जो है हमारा टाइटल भी रहा है। श्योरली उनको विश्वास है कि सम रिवोल्यूशंस इज एट हैंड, मतलब
वैसे लोग आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे। और जो है यहाँ पर वही चीज़ डिवाइन स्पिरिट की बात हो रही है दोस्तों। डिवाइन स्पिरिट कोई आएगा, यानी कुछ नेचुरल पावर आएगा, और और कुछ इस पृथ्वी को फिर बचाएगा। कोई गॉड आएगा और इस पृथ्वी को फिर से बचाएगा। और वो जो डिवाइन क्या है दोस्तों, जो डिवाइन स्पिरिट क्या है दोस्तों, नेचुरल पावर क्या है, तो सेकेंड कमिंग जीसस क्राइस्ट को बोला जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट आएंगे और भटके हुए इंसानों को सही रास्ता दिखाएंगे, और जो भटक गए हैं उसको सही रास्ते पर ले जाने में हमारी मदद करेंगे। आगे आगे फिर उस लाइन को जोड़ देते हुए बोलते हैं द सेकेंड कमिंग, यानी जीसस क्राइस्ट आएंगे। दोस्तों द सेकेंड कमिंग एक एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत जोर दे के बोल रहे हैं। और हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, हार्डली, और ये बहुत मुश्किल से उनके मुंह से ये शब्द वर्ड्स आउट मुंह से निकलता है, और उनके दिमाग में विन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी करके एक इमेज उनके दिमाग में बनता है। स्पिरिटस मुंडी क्या होता है दोस्तों, यहाँ बताते हैं मैं आपको। दोस्तों स्पिरिटस मुंडी एक लैटिन वर्ड से निकलकर वर्ड आया है, और एक स्पिरिटस मतलब एक स्पिरिट आत्मा की बात हो रही है, एक मुंडी मतलब नेचर की बात हो रही है, ठीक है। और ये उसको उनको ये जो इमेज है वो कहाँ पर लेकर जा रहा है, ट्रेवल्स माई साइट समवेयर इन सैंड ऑफ द डेजर्ट में, उसी रेगिस्तान जगह में लेकर जा रहा है। मतलब ये जो दोस्त जो है ना स्पिरिटस मुंडी जो है वो आगे एक मतलब डेजर्ट में लेकर चला जाता है ये इनकी ख्यालों को, ठीक है दोस्तों। ये आखिर ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि अ सेफ विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, यानी जो इमेज उनके दिमाग में आया है वो डेजर्ट में लेकर चला गया उनके इमेजिनेशन को, तो वहाँ पर जो धर है वो लायन का है, और जो मुंडी है वो हेड ऑफ मैन का है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी इमेज ये देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इस अगले लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे की लाइन में डब्ल्यू बीट्स एक्सप्लेन करते हैं अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। वो बोलते हैं कि ये जो जानवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गेज ब्लैंक, इसके अंदर जो है खाली है। किस चीज़ क्या खाली है, पिटीलेस खाली है। पिटीलेस मतलब दया नहीं है। ये जो जानवर है इसके अंदर कोई दया नहीं है। इन्होंने इस जानवर को कंपेयर किया है सन के साथ। सन जो होता है ना वो भी पिटीलेस होता है, ठीक है। पिटीलेस के जब आप रेगिस्तान में मूव कर रहे होते हो, चल रहे होते हो, तो जो नीचे का जिस ज़मीन पर आप चल रहे हो तो वो सैंड होता है, सैंड भी गर्म हो जाता है, और गर्म गर्म नीचे से भी गर्म ऊपर से भी गर्म, वहाँ पर सन जो है आपको दया नहीं दिखाती है, ठीक है। अब ये जो पिटीलेस जो जानवर है दोस्तों, तो जानवर क्या करेगा, मूव करेगा। तो आगे की लाइन में बोल रहे हैं इज मूविंग इट्स स्लो थाई वाइल ऑल अबाउट इट। ये जो अपनी जांघों से थाई से धीरे धीरे आगे की ओर मूव कर रहा है, एंड वाइल ऑल अबाउट इट, ओके। और जो है ये चारों तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये जो पिटलेस जो जानवर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है दोस्तों आगे कहते हैं कि द रियल शैडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। रियल शैडो का मतलब होता है दोस्तों कि जो आकाश में बहुत सारे जो डेजर्ट बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं झुंड में। क्यों उड़ रहे हैं, इस जानवर के जस्ट ऊपर उड़ रहे हैं, क्योंकि जब कोई बहुत सारे जानवर मरने लगते हैं तो उसके जस्ट ऊपर में उड़ते हैं। इंडिग्नेट का मतलब होता है गुस्सा होना दोस्तों। ये जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी गुस्से में ऊपर में उड़ रहे हैं, झुंड बना के उड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस जानवर को खाने के लिए उसके शैडो को, ओके। तो मतलब इनको ऐसा यहाँ पर डब्ल्यू बीट्स कहना चाह रहे हैं कि जो आपस में जो झगड़ा कर रहा है, मर रहा है इंसान, और कहीं ना कहीं उस इंसान को कंपेयर किया इस जानवर के साथ, और जानवर ये आज नहीं तो कल मरेगा ही, ओके। तो मरेगा तो इस तरीके से एक दूसरे को मारकर जब मरेगा तो इस तरीके से उस क्रोध बर्ड्स जो हैं उस सबको खाएगा। इस तरह का यहाँ चीज़ें बातें निकल कर सामने आ रही है। आगे की लाइन में डब्ल्यू बीट्स क्या कहते हैं देखते हैं। आगे की लाइन में कहते हैं द डार्क इज ड्रॉप अगेन, फिर से वो जो छाया है डार्क है फिर से आया, एंड बट नाउ आई नो, मैं
लेकिन मैं जानता हूँ, अब मैं जानता हूँ। दोस्तों आगे की लाइन में बोलते हैं कि द दैट 20th सेंचुरी ऑफ स्टोनी स्लीप वेयर वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल। यानी जो बोल रहे हैं 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, 20,000 साल से अ, जो सोए हुए हैं, जो जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है कि वो सोए हुए हैं। कहाँ पर सोए हुए हैं? क्रैडल में, पालना में। और उनको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इतने नरसंहार होने के बाद, ब्लडी सेड होने के बाद, अब जीसस क्राइस्ट के जगने का टाइम आ चुका है। वो जगेंगे क्रैडल में, जो सोए हुए हैं 20th सेंचुरी, ओके, 2000 सालों से सोए हुए हैं। तो उन सालों से अब वो जगेंगे, और जगने के बाद कैसे जगेंगे? तो इनके नींद में एक नाइटमेयर, एक डरावनी सपना आएगा, और वो जगेंगे, और जग कर जब आएंगे हमारी मदद करने, आएंगे वो हमारी मदद करने। आगे की लाइन में डब्ल्यू बीट्स कहते हैं, एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। अब वो अंत समय आ चुका है, नरसंहार इतना बढ़ चुका है, इतना बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे को कत्लेआम कर रहे हैं। तो अब वो एक समय आ चुका है जिससे क्या होगा कि अब जीसस क्राइस्ट आएंगे, और इन नरसंहारों को जो है ना, कि मतलब जो अंत समय अब वो आ चुका है, जिसमें अब भगवान प्रकट लेंगे। ओके, उसके बाद वो बोलते हैं लास्ट में, स्लॉचेज टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बॉर्न। दोस्तों बेथलेम एक जगह है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब उसी जगह फिर से बेथलेम में जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, और आएंगे और इस संसार को बचाएंगे। तो दोस्तों ये पोएम आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू को। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, कोई इशू नहीं आएगा, सारा कुछ मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। चलिए पहला एमसीक्यू देखेंगे, और पहला एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एमसीक्यू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द सिंबल यूज्ड बाय डब्ल्यू बी इट्स आर डिफिकल्ट। यहाँ पर टू हो जाएगा, इसको टू कर देंगे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड बिकॉज क्या होगा? तो आंसर इज फर्स्ट, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश माइथोलॉजी। इज इट्स प्राइमरली, इट्स की राइटिंग में जनरली क्या देखने को मिलता है? द सिम्बॉलिस्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दोस्तों, विच पोएम्स ऑफ डब्ल्यू बी इट्स प्रोवाइडेड द टाइटल फॉर अ बुक बाय चिनुआ अचेबे। तो वो बुक क्या था? तो द सेकेंड कमिंग। चिनुआ अचेबे, आप मुझे बताएंगे कहाँ के राइटर थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। जब आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इट्स एंड लेडी ग्रेगरी कोलैबोरेटेड ऑन। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, एवे थिएटर को सेटअप किया था इट्स और लेडी ग्रेगरी दोनों मिलकर। इट्स ओके। चलिए आप मुझे बताएंगे कि डब्ल्यू बी इट्स की शादी किसके साथ हुआ था, और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? ठीक है, चलिए। इट्स मैरिड एट द एज ऑफ, इट्स की शादी 52 ईयर्स में होता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को 4 बार प्रपोज किए थे। ठीक है, तो 4 बार प्रपोज करने के बाद जब वो रिजेक्ट करते हैं, तो 25 ईयर्स की एक लड़की के साथ शादी करते हैं। दोनों का नाम आप मुझे बताएंगे, आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। विच हिस्टोरिकल इवेंट डू मोस्ट क्रिटिक बिलीव डैट द पोम द सेकेंड कमिंग स्पेशली रेफर टू? तो दोस्तों ये स्पेशली बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को रेफर करते हैं बहुत सारे क्रिटिक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ शेप डज द वर्ड गायरे रेफर टू इन द पोम द सेकेंड कमिंग? तो जो गायरे को रेफर किया गया वो सर्कुलर रेफर किया गया है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। व्हाट लैंग्वेज इज द स्पिरिटस मुंडी? स्पिरिटस मुंडी जो है किस चीज़ को रेफर करता है? तो लैटिन को रेफर करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट बुक ऑफ बाइबल डज द टर्म द सेकेंड कमिंग ऑरिजिनेटेड फ्रॉम? तो इसका हो जाएगा आंसर द बुक ऑफ रिवेलेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज द फ्रेज द सेकेंड कमिंग रेफर टू इन द बाइबल? तो आंसर ए द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और आप इसका जो स्टार्टिंग का कुछ जो है सारा कुछ डेथ मैगजीन
नोबेल प्राइज़ कब मिला, ये सभी इम्पॉर्टेंट माइंड में रखेंगे। बाकी सारा कुछ आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।